रिलेशन के बाद इस फंक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन वो क्या है? रिलेशन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। रिलेशन में और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? रिलेशन ए क्रॉस बी के सारे सबसेट्स थे। तो जैसे मान लो कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, उससे ए क्रॉस बी बनेगा, ए क्रॉस बी एक सेट बनेगा, फिर उसके सबसेट बनेंगे। उन सबसेट्स में कुछ सबसेट्स स्पेशल होंगे, उनको बोलेंगे फंक्शन। यानी सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, कुछ रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन सारे फंक्शंस को रिलेशन बोल सकते हो आप, वो तो है ही है भाई। अच्छा, जैसे यहां डेफिनेशन क्या लिखी देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब इस स्पेशल टाइप को यदि मैं तुम्हें समझाना चाहूं ना, तो सुनो, इस डेफिनेशन में जो भी लिखा है वो तो तुम्हें नोट करना ही है, समझना ही है। एक्चुअली सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक, और यहां से यहां तक एक रिलेशन कोई डिफाइन है। इस रिलेशन को मैं फंक्शन कब बोलूंगा, उसकी बात समझ रहे हैं हम। मान लो यहाँ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, यहाँ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी हैं बहुत सारे, इधर भी तुम चाहो बहुत सारे हैं। फिलहाल के लिए ये तीन मान लिए तो 4 मान लिए। अब मान लो मैंने ये किया कि ये ऐसे कर दिया, 2 को इससे कर दिया रिलेट, 3 को इससे रिलेट कर दिया। रिलेशन तो है ये, फंक्शन नहीं है। क्यों? फंक्शन की डेफिनेशन कहती है फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस यूनिकनेस का मतलब क्या है? सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हों उनके पास एक यूनिक रिलेशन होना चाहिए। मतलब मैं 1 से पूछूं तुम्हारा रिलेशन किससे है, तो 1 ए से या बी से किससे बताएगा? खुद कंफ्यूजन में रहेगा कि ए बताऊं या बी बताऊं मैं। तो इसी बात को फंक्शन नहीं मानता। फंक्शन कहता है कि यू आर नॉट अ फंक्शन। रिलेशन हो सकते हो तुम, फंक्शन नहीं हो। मतलब मैं यदि 1 से पूछूं तो 1 का क्लियर आंसर आना चाहिए। तो देखो इस एग्जांपल को हम और तरीके समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन और ले लिया, इस तरफ ऐसे ही कुछ लिया है 1 2 3, इधर ए बी सी, ठीक। यहां पे मैंने सपोज इस तरीके से बना लिया। अब जैसे मैं 1 से पूछने गया कि 1 का रिलेशन किससे है, तो 1 कहेगा ए से है। कंफ्यूजन नहीं है इसके बोलने में। मैंने पूछा 2 से किस क्या है, ए से है। 3 से बी से, सी खाली रह गया, रहने दो। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब कोई ये कहना चाहे कि सर आपने एक ऐसा रिलेशन देखा कि 1 2 3 इधर हैं, इधर ए बी सी हैं, और मैंने मान लो ऐसा बना के छोड़ दिया सपोज, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट वाला इसमें कॉन्सेप्ट फेल हो गया। हाँ, तुम 1 से पूछ रहे हो तो 1 तो ए बता रहा है, और 2 से पूछ रहे हो तो 2 बी बता रहा है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि डेफिनेशन कौन सी नहीं आई? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द यूनिक इमेज इन सेट बी। इसी बात को यहां लिखा हुआ है, देखो, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू अनदर सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। और फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग है। कैसे? फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट, ये याद रखना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए is the every element of A, the relation F relates a unique elements of B, means every element of A का रिलेशन होना चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ B से। तो पहले एवरी को तुम अंडरलाइन कर लो, फिर यूनिक को कर लो। दो चीजें समझ सकते हो कि भैया एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A होगा सर, और यूनिक एलिमेंट ऑफ B होगा, तब मैं बोलूंगा ये फंक्शन है। तो फंक्शन में ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कम से कम देखो, हमने रिलेशन को रियलाइज तो कर लिया कि है क्या है, फंक्शन समझना क्यों जरूरी है। कुछ समय बाद ही हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में। यहाँ पढ़ेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो भाई उनको फंक्शन भी क्यों बोल रहे हो, ये भी समझने वाली बात है, ठीक। तो इस डेफिनेशन को अपने पास नोटबुक में नोट होना चाहिए। अब बात आती है, जैसे 1 का रिलेशन ए से है, तो 1 की इमेज कहलाती है ए। एफ इमेज बोल सकते हो, इमेज बोल सकते हो, एक तरीका। तो इस बात को मैं एक काम करता हूं, यहां पे तुम्हें एक चीज बता देता हूं इस जगह। देखो सपोज मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, और यहां से यहां एक रिलेशन डिफाइन था जिसको अब मैं फंक्शन बोल रहा हूं, तो मैंने फंक्शन लिख दिया। और इसको लिखने का तरीका हो गया एफ सच दैट ए टू बी, और ए में एलिमेंट्स मैंने मान लिए 1 2 3 हैं, और ए में, इसमें बी में एलिमेंट्स ए बी सी मान लिए। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और सपोज इस तरीके से यदि रिलेट कर रखा है, तो मैं पूछूंगा 1 की इमेज या एफ इमेज ऑफ 1
एफ इमेज ऑफ 1, तो आंसर क्या आएगा ए। इसी बात को लिखते हैं F1 बराबर ए। F1 की वैल्यू कितनी हो गई, ए हो गई, यस और नो। आगे तुम ये भी सीखोगे कि F इनवर्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो भी एक सिंबल है, वो बात की बात है। फिलहाल F1 की वैल्यू क्या हो गई ए, तो ए को क्या बोलेंगे 1 की F इमेज है, और ये भी कह सकते हो 1 ए की क्या है प्री इमेज है। कॉन्सेप्ट आएगा एक प्री इमेज का, तो प्री इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझना चाहिए कि प्री इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ये दो बातें दिमाग में आ गई, क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। देखिए डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये वाली बात बिल्कुल बेसिक बात है कि हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए भाई, बिना डिफरेंस के काम चलेगा भी नहीं। तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही था कि रिलेशन तो पूरा ए क्रॉस बी है, उसके स्पेशल जो कुछ रिलेशन है वो फंक्शन है, और उनकी स्पेशलिटी क्या थी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक रिलेशन विद सेट बी। तो उस यूनिकनेस को पकड़ लो और ईच एंड एवरी एलिमेंट को पकड़ लो, उसी को मैथमेटिकली यहाँ समझाया गया है। यहाँ क्या लिखा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, या एक्स को वाई बिलोंग्स टू एफ। इफ, अब यहां सुनना, एक्स को वाई फंक्शन में, एक्स को जेड भी फंक्शन है। अब ये लिखने का तरीका ये बेटा, ये कह रहा है कि एक्स रिलेट कर रहा है वाई से और यहाँ एक्स रिलेट कर रहा है जेड से, ऐसा बोल रहा है, तो एक्स तो एक ही है, यानी ऐसा रिलेशन चल रहा है एक तरीके से, ऐसे होगा। तो ये भाई फंक्शन नहीं होगा, तो कह रहा है इसको यदि फंक्शन होना है तो ये दोनों भी कैसे होंगे बराबर, तो y इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। गॉट इट, बात समझ में आ रही है ना ये, ठीक है। अब यहाँ इसकी जो डिफरेंस है उसको बता दिया गया है, और डिफरेंस में वही दोनों बातें हैं, नोट करना। मैंने तो चार्ट इसलिए बना दिया कि आराम से देख के नोट कर लो और दिमाग में फिट कर लो इसको, ठीक है। पढ़ सकते हो एक बार, वो ये ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन ईच एलिमेंट ऑफ ए की बात है, यहां ईच नहीं होगा। देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, ए में भी कुछ हो सकते हैं जो खाली पड़े हैं ऐसे के ऐसे ही, तो इसी बात को यहां पे बता दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। बेटा जो बात मैं अभी तक तुम्हें समझा रहा था उसी को मैथमेटिकली तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया है, तो वो तो तुम्हें समझना ही समझना है। अब फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, जैसे यहाँ से देखो क्या लिखा है, इफ एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी देन वी राइट, ये लिखने का तरीका जरूर देख लेना, एफ सच दैट ए टू बी विच रीड एज, रीड कैसे करना, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, या एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो जो पढ़ने का क्राइटेरिया है, कैसे पढ़ते हैं उसको फंक्शन को, और फंक्शन के जो बेसिक 2 पॉइंट्स वो नीचे ये लिखे हैं, ए और बी जो दोनों नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली पड़े हुए हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, क्योंकि फंक्शन होना है उसे, तो इसको भी नोट कर लेना, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब वही बात कर रहा है, नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज, एक की 2 इमेज नहीं होंगी। जैसे मैंने क्या समझाया था कि फंक्शन रिलेशन ही है, लेकिन राजा दशरथ की 2 रानियां होना ये फंक्शन नहीं है। तो ऐसे याद किया जा सकता है बस कि राजा दशरथ की 2 रानियां, वो यहां वैलिड नहीं है, उसको रिलेशन तो बोलोगे, फंक्शन नहीं बोलोगे। तो इसी बात को ये बता रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज इन सेट बी। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, उस बात को मैंने समझाने की कोशिश की है, इसको तुम्हें भी बता देता हूं, एक बार देखो जरा इसको छोड़ के ले लेते हैं, चलो क्या बात है वो देखते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शन को समझते हैं। हालांकि हमने कोशिश की थी इसको समझाने की, इसके समझ में है वो वाली बात तो अच्छी बात है। जैसे सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पे मान लो m एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 m एलिमेंट्स हैं, m, यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, a b c ऐसे n एलिमेंट्स हैं। अब बात आती है किसकी, फंक्शन की। तो 1 से पूछेंगे इसका रिलेशन किससे बनेगा, तो 1 के पास कितने ऑप्शन है, n, कहीं बन जाएगा, ठीक। 2 के पास कितने ऑप्शन है, n ही है, n, क्यों क्या दिक्कत है, क्योंकि बेटा फंक्शन तो मैनी 1 भी होंगे, आगे जाके सीखेंगे, 2 का 1 से तो बन सकता है, यूनिकनेस उसमें खत्म तो ना होती है, जैसे बताया भी था मैंने, उससे पूछोगे वो तो बताएगा ना हमारा इससे है रिलेशन। तो इसके पास भी, 2 के पास भी n ऑप्शन है, 3 के पास भी n ऑप्शन है, तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं इसमें m, इन सबके पास ऑप्शन कितने हैं n,
तो ये कितनी बार आ रहा है, m टाइम्स, तो m टाइम्स इंटू करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा n टू पावर m, और इस n टू पावर m को यहाँ बताया गया है n टू पावर m, और इसको मैंने बताया था बेटा ऐसे याद रखना, कोडोमेन की पावर डोमेन, इससे याद रह जाएगा, और कोडोमेन का टर्म भी याद रह जाएगा, और डोमेन का टर्म भी आगे आएंगे हम, वो सीखेंगे भी, वो भी याद रह जाएगा। सेट बी को ही तो बोलते थे कोडोमेन, और सेट ए को बोलते थे डोमेन। तो कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे, नंबर पावर किसके लगाएंगे, डोमेन की। अब मेरी बात सुनना, तुम्हें नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ फंक्शन ये दोनों याद होने चाहिए। नंबर ऑफ रिलेशन था 2 की पावर mn, ऐसे केस में जब इधर m एलिमेंट्स थे, इधर n एलिमेंट्स थे, तो नंबर ऑफ सबसेट बनाए थे, वो mn सबसेट बने थे, तो 2 की पावर mn कहलाता है नंबर ऑफ रिलेशन, और नंबर ऑफ फंक्शन कहलाता है n टू पावर m। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता सकते हो आसानी से। यहाँ तक बात क्लियर, नोट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। PDF भी दे दूंगा इसकी, और समझ गए। अब डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, तो इसको आराम से हम समझ रहे हैं, फिर लिखने वाले पॉइंट्स तो देख ही लेंगे। जैसे अभी तक की बात में ये समझ में आया कि फंक्शन डिफाइन करने के लिए यदि हम इस वेन डायग्राम और यू कैन से एरो मेथड का यूज़ करें, सपोज यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पे A B C D E, और ये रिलेट कर रहे हैं इस तरीके से, ये इससे रिलेशन है, ये रहा और ये रहा, तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि डेफिनेशन फॉलो हो गई, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। लेकिन अब मैं तुमसे कहूँ कि इसकी मुझे डोमेन बताओ, तो डोमेन में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो डोमेन यदि लिखूंगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो आ जाएगा सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डोमेन में आ जाएगा। रेंज में मैं लिखना चाहूँ, रेंज में, तो रेंज में आएगा A B C, सिर्फ रेंज में A B C आएगा। और यदि कोडोमेन की बात करोगे तो कोडोमेन में पूरा क्या आ जाएगा, सेट भी पूरा आ जाएगा, A B C D E पूरा ये कोडोमेन में आ जाएगा। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों बातें इससे समझ लो, आ गई समझ में, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ठीक है। आगे वाली स्लाइड देख लेते हैं क्या है उसके अंदर, और इसको भी लगा के देख लेते हैं, ठीक है। वो आ रहा था रिफ्लेक्शन टाइप का, जैसे डोमेन की डेफिनेशन लिख दी उसने। अब मेरी बात सुनो, अलग अलग फंक्शन की डोमेन तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा, तो वो फंक्शन स्पेसिफाइड डोमेन है, जैसे log x की स्पेशल तुम्हें डोमेन पता होनी चाहिए। यहाँ नहीं पूछा जाएगा, CUT में जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें मैंने डोमेन की जो 11th वाले बेसिक थे कि रूट के अंदर फंक्शन है तो डोमेन क्या होती है, f(x > 0)। यदि कोई अपॉन में फंक्शन है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, बात बताई थी, तो वही बातें यहाँ लिख दी हैं। और डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है, रेंज आउटपुट होती है, कोडोमेन दी जाती है। जैसे डोमेन की बात चल रही है, फिर रेंज की बात हो गई। रेंज क्या हो जाएगी, फंक्शन की आउटपुट। रेंज निकालने का तरीका भी समझाया था कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो 11th वाली वो बातें दिमाग में फिट तो होनी चाहिए। और रेंज निकालने का मेथड, तो रेंज निकालने का मेथड क्या था, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डोमेन। जब डोमेन क्लियर हो जाती है तो डोमेन पे ही रेंज फाइंड करते हैं। ध्यान समझना इधर, रेंज डायरेक्ट कभी नहीं बता सकते आप कि रेंज बता दी तुमने, पहले डोमेन बताओ भाई साहब, डोमेन पे ही रेंज निकलेगी। अब डोमेन मान लो लिमिटेड है तो रेंज भी लिमिटेड हो जाएगी। डोमेन रियल नंबर है तो उसके लिए मानते थे उसको y = फिर सॉल्व करते थे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग बताते थे वैल्यूज, है ना, वो चीज़ें याद है, वो अभी आ जाएंगी यहाँ पे भी। अब देखो ये बता रहा है रेंज निकालने के लिए स्टेप, सबसे पहले डोमेन फाइंड करो। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट फाइंड द डोमेन। और डोमेन इंटरवल में तो रेंज भी छोटी रह जाएगी। डोमेन यदि तुम्हारी रियल नंबर है तो रेंज निकालने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है, तो इस बात को समझ लेना। अब यहाँ 11th क्लास के जो बेसिक फंक्शन है वो चाहो मैं थोड़ी थोड़ी बताता चल रहा हूँ तुम्हें, और उनकी डोमेन रेंज लिखा भी दे रहा हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन याद है क्या था, y = x को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये है, जैसे तुमसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये y एक्सिस है मान लिया, ठीक है, ये x एक्सिस है, और ये एक लाइन है y = x की लाइन। अब 11th क्लास से इतना तो समझ में आना चाहिए, y = x की लाइन है ये। y = x की लाइन का मीनिंग ये है कि जब तुम x को 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो y = x, और y को ही बोलते हैं fx, तो fx = x। अब तुमने 1 पुट किया, यानी x को 1 डाला तो y की वैल्यू कितनी 1, x को 2 डाला तो y की वैल्यू कितनी 2, इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन।
तो कोई पूछेगा भी भाई इसकी डोमेन बताओ, डोमेन बताना, तो डोमेन तो मैं इसकी बतानी है, तो कुछ भी रखो इसमें, तो रियल नंबर होगी डोमेन। रेंज बताओ, तो रियल नंबर इसकी आंसर आ जाएगा, रेंज रियल नंबर आ गई। बोलो, तो फंक्शन की डोमेन और रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग भी तुम्हें देख के समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात। बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे, याद करो, नाम बताओ किसी फंक्शन का है। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, बहुत सारे हैं। तो पहले मॉडुलस की बात कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, मान लो ये। तो क्या क्या इसमें याद था? सबसे पहले यदि इसकी ग्राफ की बात करें, अब मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, ग्राफिकली कि ग्राफ बनता कैसे है, मॉड फंक्शन होता क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए देखेंगे कि मॉड ओपन कैसे होता है। तो मॉड ओपन होता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। एक्स कैसा है? ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब एक्स जब इधर है ना तो वाई इक्वल टू एक्स बनेगा, और एक्स जब इधर वाले हैं तो वाई इक्वल टू बनेगा माइनस एक्स। तो मॉड एक्स की यदि ग्राफ की बात करो तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे आता था, वी शेप, इस तरीके से। अब मेरी बात सुनना, इस ग्राफ को देख के तुम इतना समझना कि माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक कुछ भी रखो, मिलेगा तुम्हें सारा पॉजिटिव, 0 से इन्फाइनाइट। जस्ट तुमने रखा माइनस का 4 तो आंसर आएगा 4, माइनस 5 आंसर आएगा 5। तो बताओ डोमेन क्या? रियल नंबर। रेंज क्या? पॉजिटिव रियल नंबर, 0 से इन्फाइनाइट। और डोमेन में कुछ भी रख सकते हो, ठीक। फिलहाल डोमेन भी बात कर रहे हैं, डोमेन रेंज पर, क्योंकि अभी काम इसी का आने वाला है। ये कौन सा फंक्शन होगा? GIF फंक्शन, याद है? GIF फंक्शन का सिंबल ऐसा था, इस तरीके से। तो ये लेस देन इक्वल टू एक्स हुआ करता था। यदि तुम्हें इसके बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन और आइडिया बचा हुआ है, तो 0 से 1 तक का क्या होता था? 0, 1 से 2 पर 1, तो स्टेप फंक्शन बनता था इस तरीके से। मतलब हाँ, इस तरीके की लाइन आएगी, 0 से 1 पे यहाँ आएगा, फिर 1 से 2 पे भी वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी, तो 1 से 2 की वैल्यू पे यहाँ बन जाएगा। जैसे 1 है, ये 2 है, तो 1 से 2 पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब जैसी ये वैल्यूज हैं उसी के बेसिस पर जब x 0 से 1 है तो GIF की वैल्यू कितनी है? 0। जब x 1 से 2 है तो GIF की वैल्यू कितनी है? 1। तो ऐसे ही वो लेटर बन जाते थे ऊपर नीचे। तो बताओ डोमेन कितनी? रियल नंबर। रेंज बताओ? इंटीजर्स। भाई इसी का नाम तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो वैल्यू तो सब इंटीजर्स ही ले रहा है ना। ये 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, -1 लेगा, -2 लेगा, -3 लेगा, बीच की कोई वैल्यू लेगा नहीं ना। और जैसे ये नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेता नीचे वाली वैल्यूज है। इसका पता है दूसरा नाम क्या है? सीलिंग फंक्शन। दो नाम होते हैं, एक सीलिंग एक फ्लोर। इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्यों? क्योंकि 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज में इसने फ्लोर को लिया, 0 को लिया। 1 से 2 तक की सारी वैल्यूज पे इसने क्या लिया? 1 लिया। जो दूसरा फंक्शन है जिसको बोलते हैं लीस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कहलाता है सीलिंग फंक्शन। 1 से 2 तक की वैल्यूज पे ये 2 लेगा, जैसे 1 पॉइंट। और जिसका सिंबल कैसा था इसका? इसमें ऊपर बनता है, छत ऐसी बनती है, नीचे वाला हट जाता है। GIF में दोनों ऐसा ब्रैकेट होता है, इसमें ऊपर की तरफ बनाते हैं। यूज कम होता है, ज़्यादातर तुम्हें GIF को ही पूछा जाता है, ये पूछा नहीं जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें सिग्नम फंक्शन, याद है? देखो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ही तुम्हें याद हो ना, तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है बेटा mod x अपॉन x। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता था, 1, -1 और 0। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1 है, x लेस देन 0 है तो -1 है, x इक्वल टू 0 पे। कोई पूछे इसकी डोमेन, तो डोमेन तो होगी इसकी सारे रियल नंबर। लेकिन कोई पूछे इसकी रेंज, तो रेंज में सिर्फ 3 पॉइंट्स आएंगे ये, क्योंकि यही वैल्यू ले रहा है। जब तुम पूछो सिग्नम 100 तो आंसर 1 आएगा, सिग्नम 200 तब भी आंसर 1 है। समस्या ये है, क्लियर ये वाली बात? अच्छा, तो कौन सा फंक्शन होगा सिग्नम? अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ए टू पावर एक्स, देखो ये सिर्फ ऐसे मत याद रखना है बेटा कि ये ए टू पावर एक्स फंक्शन मतलब क्या है, स्पेशल चीज है, ए स्पेशल है, ए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ए ग्रेटर देन 0 है, 0 से छोटी मत रख देना, 1 नहीं, 1 देखो क्या नहीं है वो छोड़ना है, अभी 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटर देन 0। जैसे ई टू पावर एक्स का ग्राफ हुआ करता था, याद करो, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अच्छा ये बताओ 9th क्लास पढ़ के आए हम तो इतना समझ में आता है ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे 2 की पावर कुछ तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, 1/2 की पावर कुछ करोगे वो भी कुछ ना कुछ आएगा, रहेगा वो 0 से 1 के बीच में। तो इसके ग्राफ की कैटेगरी आती थी इस तरीके से, लेकिन ये कब आती थी, अब यहाँ एक के केस बनेंगे जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब ग्राफ ऐसे बनता है। जैसे 2 है, अब 2 की पावर तुम बढ़ाते चले जाओगे ना, 1 से बड़ी वैल्यू रखते चले जाओगे। अब देखना इधर, ये एक्स है जो इनपुट करेंगे हम, अब मैंने इसमें 0 डाल दिया तो वैल्यू 1 आ गई, 0,1। अब मैं इधर वाली वैल्यूज डाल रहा हूँ, जब मैंने 1 डाली तो कितनी ली इसने, मैंने सपोज ए की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 की पावर एक्स का ग्राफ चल रहा है, एक्स की वैल्यू 1 डाली तो कितना आएगा 2 की पावर 1, एक्स की वैल्यू 2 डाली तो 2 की पावर 4, एक्स की 3 डाली तो 2 की पावर 3, ऐसे इंक्रीज कर रहा है। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल रहा हूँ मैंने -1 डाली तो 1/2, मैंने -2 डाली 1/4, 1 से छोटी वैल्यूज लेता जाएगा तो इधर का आ जाएगा। लेकिन तुम ध्यान से देखो इनपुट में तो सारी वैल्यूज हैं, तो मतलब डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, लेकिन आउटपुट में 0 से इन्फिनिटी आ रही है। नेगेटिव कर भी नहीं सकते यार, इतना तो कॉमन सेंस है ही है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन यदि कोई कहे तो रियल नंबर, कोई रेंज की बात करे तो 0 से इन्फिनिट। जैसा है एक्सपोनेंशियल वैसा ही एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं लॉग फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लॉग फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स यदि मैं लिखूं तो पता है इस एक्स की और इस ए की दोनों की कंडीशन है, एक्स कैसा होगा ग्रेटर देन 0, इक्वल भी नहीं होगा, ए भी ग्रेटर देन 0 और ए कभी 1 नहीं हो सकता। ये 3 बातें इसमें याद रखनी है, ग्रेटर देन 0 है, 1 भी नहीं है ए के लिए, क्योंकि ए 1 होते ही ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि लॉग में यदि बेसिक फॉर्मूले याद हो तो लॉग में बेस चेन का फॉर्मूला था तो log x अपॉन log a हो जाएगा। यदि ए की वैल्यू मैं 1 डाल दूं तो log 1 हो जाएगा 0, तो log 1 0, डिनोमिनेटर 0, तो ये तो पाप हो गया ना, ये डिफाइन ही नहीं होगा। सेम प्रोसेस से log के ग्राफ याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। log x के ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे बनता है, देखो log x और a टू पावर x एक दूसरे के इनवर्स हैं। जब इनवर्स फंक्शन देखोगे ना तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि इनवर्स मैं क्यों बोल रहा हूँ। हालांकि सीबीएसई ने अपने आप को थोड़ा रिड्यूस किया है, इनवर्स फंक्शन सबके समझा नहीं रही, वो अब सिलेबस ही हटा दिए हैं। अब वो आईटीएफ में ही तुम समझ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स सीखेंगे, इनवर्स तो एक ये भी है, आगे सीखोगे। अब सीबीएसई 12th तक सोच रही है कि बच्चा इतना ही हो, लेकिन सीबीएसई सोच रही है बोर्ड के हिसाब से। अब सीयूईटी की बात करो या फिर इसकी बात करो, अभी तक तो वो तो नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। log x में एक ग्राफ ऐसा बनेगा, दूसरा ही कैसे बनेगा, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा किसकी वैल्यू पे, ए की वैल्यू पे। ए की वैल्यू 2 होंगी, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यूज के भी 2 केस हो गए ना भाई, 0 से 1 हो गया एक इंटरवल, एक 1 से इन्फाइनाइट हो गया, तो 0 से 1 में और 1 से इन्फाइनाइट में ही 2 ग्राफ बनते हैं अलग अलग। वो ग्राफ सारे मेंटेन भी है, देख भी सकते हो उनको, समझ सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो 12th की बात करें तो टाइप ऑफ फंक्शन अपने सिलेबस में होता है, जिसमें मैंने पहले भी बताया है, समझाया कि पहला फंक्शन कौन सा है, 1 1, और मैंने क्या बताया था कि फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है एक कैटेगरी में, दूसरे में ऑन टू और इन टू है। 1 1 का फंक्शन, 1 1 का मीनिंग क्या है, एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, एक 1 1। 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव, इंजेक्शन, तो 1 1 बनता है। अब जब 1 1 की बात करें तो एक बात दिमाग में आती है कि 1 1 का रूल क्या कहता है, यहाँ पे एक है, उसका उसके लिए एक ही है, एफ ए बन गया, एक बी है तो यहाँ एफ बी बन गया, यही तो बात होती है। अब कोई कहे कि सर एफ ए एफ बी के बराबर है, मान लो किसी बच्चे ने बोला और इस डायग्राम को उसने मिटा दिया, मतलब ये बराबर ही है, तो इसमें एक जगह एफ ए लिख दिया, तो देखो मैनी 1 सा लग जाएगा।
तो उसने बोला कि यदि ये 1 1 है और तुमने एफ ए बराबर एफ बी लिखा हुआ है एफ बी, तो भाई साहब 100% ए बराबर क्या होगा बी। तो याद करो स्टेप्स में इसी को तो यूज कर रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले एफ ए बराबर एफ बी लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, रिजल्ट क्या आता है ए बराबर बी, और आएगा ही ए बराबर बी। अच्छा कोई कहे कि एफ ए, वही बात यहाँ लिखी हुई है, एफ ए बराबर एफ बी तो ए बराबर बी, यस और नो। अच्छा यदि ए और बी बराबर नहीं है मान लो, तो ए का जो भी इमेज बनेगी बी की जो भी इमेज बनेगी वो भी बराबर नहीं होगी। क्यों? यदि वो इमेज बराबर होगी तो मैनिमन हो गया ना भाई। ए की इमेज क्या है एफ ए, बी की इमेज क्या है एफ बी, मैं कह रहा हूं ये अलग अलग हैं तो ये भी क्या होंगे अलग अलग, तभी फंक्शन क्या होगा 1 1। इसलिए इसमें लिखा है कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब सुनो इसी जगह यहां पे क्या लिखा हुआ वो देख लेता हूं। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स। अच्छा ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ क्या सीखे थे, सबसे पहले रिलेशन, फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, अब टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब देखना यहां मुझे समझाना, जैसे मैंने मान लो एक सेट लिया ए, ठीक, एक सेट लिया बी, यहाँ एलिमेंट ले लिए 1 2 3 3 ले लिए मान लेते हैं, यहाँ एलिमेंट लिए ए बी सी। यदि मैं तुमसे पूछूं इसके पास कितने ऑप्शन है तो 3 है। अब तो सोचना, इसको समझना पहले इससे, ये मान लो चला गया इस पे, अब बताओ 2 के पास कितने ऑप्शन बचे 2 बचे। अब बी पे नहीं आ सकता क्योंकि 1 1 होना है इसको। तो जैसे मान लो अब इसमें m एलिमेंट्स हैं, सपोज m एलिमेंट्स, इसमें n एलिमेंट्स हैं मान लिया। अब बताओ पहले के पास कितने ऑप्शन है n, दूसरे के पास n-1, तीसरे के पास n-2, ऐसे फोर्थ के पास n-3। अब मैं तुमसे पूछूं यदि कि mth के पास कितने ऑप्शन है, ये सोच के बताना। देखो पहले के पास n, दूसरे के पास n-1, तीसरे के पास n-2, तो डॉट 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 जो mth है उसके पास कितने ऑप्शन है, ये पहले के पास ऑप्शन है, ये दूसरे के पास ऑप्शन है, ये तीसरे के पास ऑप्शन है, तो m वे के पास कितने होंगे, पागल हो क्या, n-m-1 इतने होंगे। कह सकते हो आप। अब मेरी बात सुनना बेटा, इनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं पता है, npm, इसलिए ये लिखा हुआ है npm। यदि p एंड c 11th क्लास की याद हो तो, हाँ ये जो प्रोडक्ट है ना n-1 n-2 डॉट 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 n-m+1, यही प्रोडक्ट कहलाता है npm। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला निकल के आता है npm, जहां पर इसमें m एलिमेंट्स हैं इसमें n एलिमेंट्स हैं। अच्छा इसका पर्टिकुलर केस बताना, जब दोनों में एलिमेंट सेम है तो बताओ एक का एक से बनता जा रहा है और एक उसमें कम होता जा रहा है, तो लास्ट में इधर एक बचेगा तो उधर भी कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो उस केस में ये n-1 करते करते 1 तक जाएगा, तो ये बन जाता है n फैक्टोरियल। तो दूसरी लाइन लिखी हुई है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हो जाएं तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन का आंसर आएगा n फैक्टोरियल। और भाई npm में यदि m की वैल्यू n रख दूं तो इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल आ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या था बताना npm का, n फैक्टोरियल अपॉन n-m फैक्टोरियल। अब n और m बराबर है तो ये बन जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन भी हमें दिमाग में फिट रखने हैं। क्लियर है ये वाली बात? अभी इसको प्रिंट आउट मिल ही जाएगा तुम्हें, उससे नोट कर लेंगे हम लोग, पीडीएफ में जनरेट कर दूंगा इसकी। देखो पीडीएफ, हालांकि मैं तो कोशिश करूंगा कि इसमें वीडियो भी साथ में लगा दूंगा, धीरे धीरे लगी जाएगी और तुम्हें तो मिल ही जाएगी उसकी। ये क्या बात हुई 1 1 फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग। अब हाउ टू फाइंड या हाउ टू चेक द फंक्शन 1 1, उसके लिए स्टेप्स लिखा देता हूं। ये देखो ये वही है, जब भी तुम्हें 1 1 फंक्शन करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो सेट ए से 2 एलिमेंट लेंगे। जैसे इस केस में मैंने ले लिए ए और बी, तो मैं x1 x2 ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो। फिर ए और बी से समझेंगे तो हम एफ ए की वैल्यू निकालेंगे और एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। फिर एफ ए बराबर एफ बी को सॉल्व करेंगे इक्वेशन बना के,
और यदि ए बराबर बी आ जाएगा तो कहेंगे 1 1 है, और नहीं आता तो क्या देंगे, मैनी 1 है। क्लियर है ये वाली बात? इस पे अभी इस बार क्वेश्चन आया था, उसमें यही चेक करना है फंक्शन 1 1 है या नहीं है, और 2 नंबर का आया है। अब देखा ही था ना क्वेश्चन वो। नेक्स्ट देखो, तो ये स्टेप्स नोट करके इनको कर लेंगे। अब ऑन टू फंक्शन, इसकी स्टडी मैंने कल थोड़ी सी की थी, इसको ही आगे मुझे कंटिन्यू करना है। अभी तक ऑन टू तुम्हें तो समझ में आ गया था, यानी हम इसको समराइज भी कर सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाती है। लेकिन चलो इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं, फिलहाल तक के लिए समझ लेना। क्लियर है यहाँ तक?